Good evening, everyone. So let's revise chapter 5 importation, exportation and transportation of goods. Chapter is important, of course important. क्वेश्चन आता है क्या? नॉर्मली आता है इस चैप्टर से, और एमसीक्यू भी आ सकता है, या डिस्क्रिप्टिव या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे बैगेज में से या इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आ सकता है. चैप्टर हार्ड है, कस्टम में सब कुछ ईजी. और सबसे अच्छी बात कि पुराने जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें से काफ़ी रिपीट होते हैं. तो चलिए ये चैप्टर रिवाइज करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इजी चैप्टर है, आपको की टर्म पे फोकस करना हो, की प्रोविजन पे फोकस करना है, और ये चैप्टर हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे. सेक्शन 29, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया. तो जो भी वेसल या एयरक्राफ्ट इंपोर्टेड गुड्स और पैसेंजर लेके आएगा, इट इज गोइंग टू लैंड एट कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट. ओके, पर्सन इंचार्ज की ड्यूटी है, अगर किसी वजह से ये कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करता, मान लीजिए समुद्र के अंदर तूफान आ गया, तो जान माल की रक्षा के लिए उसको कोई नियरेस्ट प्लेस पे जाना पड़ता है, जो मतलब कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट नहीं है, उधर वो लैंड हो गया, ठीक है. तो उसको क्या करना है? उसको बेसिकली ही नीड टू इन्फॉर्म नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और उसको ये एंश्योर करना है कि जब तक ये लोग नहीं आए कोई पैसेंजर जाए नहीं और मटेरियल अनलोड नहीं हो. एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन मीन्स ही हैज इंटेंशन ऑफ इलीगल इंपोर्टिंग द गुड्स इनटू इंडिया. सेक्शन 30, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट. तो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट कब देना पड़ता है? इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट. इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल. याद रखना, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये केवल की टर्म याद रखना. इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल एंड अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट बेसिकली इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट. ये होता क्या है? ये बेसिकली आप बोल सकते हो इन्वेंट्री का रिपोर्ट है, जो भी वेसल के अंदर है इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट के गुड्स, उसकी भी डिटेल देनी पड़ती है. तो बेसिकली पूरी इन्वेंटरी की डिटेल. टाइम लिमिट क्या है इसको प्रेजेंट करने की? तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रायर टू इट्स अराइवल एट कस्टम स्टेशन इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट. इन केस ऑफ व्हीकल, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर पे जा रहे हो तो ट्रक लेके जा रहे हो, तो विद इन 12 आवर्स आफ्टर इस अराइवल इन द कस्टम स्टेशन. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस इज 50,000 रुपीज. अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नॉट फिजिबल है तो कमिश्नर ये सब आपको बताएगा ना कैसे करने का, इंटरनेट डाउन है, ठीक है. बी लेटेड और फाइलिंग ऑफ आईजीएम, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट अलाउ करेगा अगर जस्टिफाइबल ग्राउंड है. कोरोना लग गया, कोरोना आ गया, सेकंड वेव आ गई, फर्स्ट वेव आ गई, लॉकडाउन लग गया, तो बेचारे को अब टाइम तो देना पड़ेगा. अमेंडमेंट टू आईजीएम, यस यू कैन डू इट इफ देयर इज नो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन. एंड अगर आपने अमेंडमेंट किया तो इट इज गोइंग टू बी रिलेट बैक टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजीएम एंड इट इज नॉट ए सेपरेट इवेंट. तो जब अमेंडमेंट किया वो डेट एप्लीकेबल नहीं होगी, जो पहले की डेट होगी वही एप्लीकेबल होगी. सेक्शन 30A, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन. तो इसमें पैसेंजर की डिटेल होगी, भाई कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, ये डिटेल रहेगी. और जो भी एजेंट वेजेंट ने टिकट विकेट बुक की है सबकी डिटेल रहेगी. बेसिकली किसने बुक की है, मतलब किसके थ्रू आया है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, वो सब मैंने जो डिटेल बताई. और इसमें भी नॉन कंप्लाइंसेज है तो नॉट एक्सीडिंग ₹50,000. बहुत सिंपल है. सेक्शन 31, बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंटी इनवर्ट ग्रांटेड. तो जब तक कस्टम ऑफिसर एंटी इनवर्ट ग्रांट नहीं करेगा, जब तक गुड्स अनलोड नहीं हो सकता. एंटी इनवर्ट का कोई रेलिवेंस है क्या? यस, सेक्शन 15 रिमेंबर, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था. डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. अगर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंटी और डेट ऑफ एंटी इनवर्ट ऑफ द वेसल अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और द व्हीकल बाय विच द गुड्स आर इंपोर्टेड विच एवर इज लेटर. तो ये रेलिवेंस है, याद रखना, भूलना मत. तो एंटी इनवर्ट के बिना होगा नहीं. और कस्टम ऑफिसर चाहे तो दे में एग्जामिन द वेसल और एयरक्राफ्ट बिफोर ग्रांटेड एंटी इनवर्ट. तो आईजीएम सबमिट होगा, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं हमको एग्जामिन करना है वेसल एयरक्राफ्ट, तो वो कर सकते हैं. उसके बाद में वो एंटी इनवर्ट ग्रांट करेंगे या डायरेक्टली कर देंगे. ओके, अप टू देम. अनलोडिंग जो होगी वो कस्टम के सुपरविजन में ही होगी. ओके, और ये नॉर्मली वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स के अंदर ही होती है. अगर किसी बंदे को मान लो अर्जेंसी है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, तो वर्किंग डे वर्किंग आवर्स के अलावा भी होगी. और आपको ये याद रखना है उस समय कस्टम जो डिपार्टमेंट है मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस चार्ज करेगा.
ठीक है, जो जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन चैप्टर 4 में हमने देखा था, तो वो एग्जम्प्ट होता है, जीएसटी से एग्जम्प्ट है। अदर प्रोविजन, जब तक जो गुड्स मेंशन नहीं आईजीएम के अंदर यानी इंपोर्ट जनरल मैन्युफैक्चर में, वो अनलोड नहीं होगा, कस्टम के सुपरविजन में होगा, कस्टम एरिया के अंदर होगा और ओनली ऑन वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स के अंदर ही होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर वेसल को पोर्ट पे जगह नहीं मिलती तो छोटी बोट जाएगी, अगर एक्सपोर्ट गुड्स है तो वो लेके जाएगी और वेसल के ऊपर लोड होगा, और जो इंपोर्टेड गुड्स है वो अनलोड होगा। तो जब वो बोट लेने जाएगी तो इट शुड बी एकम्पनीड विद बोट नोट। नाउ जो सेक्शन 44 है उसके हिसाब से प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 टू 51 इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड और टू बी एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, क्योंकि उनके लिए अलग सेक्शन के अंदर प्रोविजन दिए हुए। सेक्शन 45 रेस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो जो गुड्स इंपोर्टेड गुड्स होता है वो किसकी कस्टडी में रहता है, वो पोर्ट ट्रस्ट की कस्टडी में रहता है, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, कस्टम डिपार्टमेंट का। कंट्रोल किसका रहेगा, कस्टम डिपार्टमेंट का। उसकी परमिशन के बिना वो गुड्स हिलेगा नहीं, वो डिलीवर नहीं होगा इंपोर्टर को। एंड इन केस इफ देयर इज ए प्रिफरेंस देन इंटरलिंक दिस सेक्शन विद सेक्शन 13 जो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था, कस्टोडियन होगा, ही हैज टू पे द ड्यूटी ऑन सच पिल्फर्ड गुड्स। सेक्शन 46 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिल ऑफ एंट्री। तो एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, इज द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। नॉर्मली 3 तरह की बिल ऑफ एंट्री होती है। फॉर्म 1 व्हाइट कलर की फॉर होम कंजम्पशन, अगर इफ यू आर डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम पोर्ट फॉर होम कंजम्पशन, और फॉर्म 2 येलो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इफ यू आर गोइंग फॉर वेयर हाउसिंग, और फिर वेयर हाउसिंग से अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हो, देन फॉर्म 3 ग्रीन फॉर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके, so from warehouse if you are getting it clear for home consumption, then what you are going to file, X bond bill of entry. This bill of entry need to be filed electronically and in 4 copies. Time limit to present the bill of entry, so basically bill of entry need to be present बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। तो अगर आज आया है तो कल तक प्रेजेंट करनी है। अगर मान लीजिए कल संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे जैसे 15 अगस्त है सब है, तो मंडे को सब्सिक्वेंट डे को सबमिट करनी है। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री आप 30 डेज एडवांस में, अप टू 30 डेज एडवांस में भी आप फाइल कर सकते हो फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल। ओके, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको मालूम नहीं है, मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट प्रॉपर ऑफिसर फॉर डिपॉजिट इन द वेयर हाउसिंग, क्योंकि पोर्ट या एयरपोर्ट पे लिमिटेड जगह होती है। तो आप वेयर हाउसिंग के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप क्या रिक्वेस्ट करोगे कि सर मेरा एक बार जो गुड्स हो टेम्पररी वेयर हाउसिंग कर दीजिए, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, देन ओनली आई कैन फाइल द बिल ऑफ एंट्री। तो दिस इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। तो ये इसके ऊपर वेयर हाउसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बिल ऑफ एंट्री अगर आपने नेक्स्ट डे तक सबमिट नहीं की तो क्या पेनल्टी है, 5000 रुपीज पर डे फॉर द इनिशियल 3 डेज एंड उसके बाद 10,000 रुपीज पर डे। सब्सटीट्यूशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए, लेकिन बाद में आपको लगता नहीं मेरे को वेयर हाउसिंग के लिए जाना चाहिए, तो यू कैन सब्सटीट्यूट द बिल ऑफ एंट्री, लेकिन आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, तभी ये सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपने बिल ऑफ एंट्री जैसे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दी है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री किसके लिए देते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए, और आप बाद में चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो होम कंजम्पशन के लिए देना चाहता हूं, तो होम कंजम्पशन के लिए भी आप दे सकते हो। दोनों तरफ से पॉसिबल है, लेकिन आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट भी कर सकते हो एंड इट इज गोइंग टू रिलेट बैक टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सेक्शन 47, आपने बिल ऑफ एंट्री दे दी, अब क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ऐसे क्लियरेंस मिल जाएगा कि नहीं, ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करोगे तभी आपको क्लियरेंस मिलेगा। तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉनिकली, सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिकली है। किस किस के लिए, इंपोर्टर रजिस्टर अंडर एक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम एंड इंपोर्टर पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹10,000 और मोर पर बिल ऑफ एंट्री। तो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी है, न तो आप
फिजिकली कर सकते हो, यानी आपका छोटा इंपोर्ट है तो आप फिजिकली कर सकते हो। अब अगर आप डिले करते हो पेमेंट, ड्यूटी का पेमेंट, तो क्या इंटरेस्ट रेट है 15%। रिमेंबर, कस्टम के अंदर 15% और जीएसटी में जो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट क्या रेट पे है 18%। तो मिक्स मत कर लेना, जीएसटी में 18% पर एनम और कस्टम के अंदर 15% पर एनम। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कस्टम का है कि जीएसटी का। तो आप पेमेंट कब करना है? अगर सेल्फ असेसमेंट है तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री इन द केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट उसी के साथ में, मतलब उसी दिन करना है। और अगर रीअसेसमेंट होके आया हुआ है या प्रोविजनल रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट डे, विद इन 1 डे बेसिकली। और अगर हॉलीडे है तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अलावा क्लियर फर्स्ट पे लेटर का भी एक स्कीम है जिसके अंदर जो भी नोटिफाइड, जो भी एलिजिबल इंपोर्टर होंगे उसको ये स्कीम मिलेगी, अगर ऑब्वियसली वो कमिश्नर है सब उसका अप्रूवल दे दे तो इनको क्या करना है कि जो भी बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम फर्स्ट डे टू 15 डे ऑफ एनी मंथ उन्होंने जो फाइल की है तो बेसिकली वो क्लियर करवा लेंगे इंपोर्टेड गुड्स। और उनको पेमेंट कब करना है ड्यूटी का, तो ये इसमें जो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुई है 16 डे ऑफ डेट मंथ, फ्रॉम 16 डे टिल द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ अदर देन मार्च, देन फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मार्च का मामला है तो 31 मार्च। अगर मान लीजिए वो ड्यूटी का पेमेंट जो उसको करना है इन डेट्स को, ओके, जिसको ये स्कीम का बेनिफिट मिला हुआ है क्लियर फर्स्ट पे लेटर, यानी उसको बिल ऑफ एंट्री वाइज पेमेंट नहीं करना, उसको फोर्टनाइटली बेसिस पे पेमेंट करना, तो उसको ये बेनिफिट मिला हुआ। अगर मान लीजिए मोर देन वंस इन ए पीरियड ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मंथ अगर वो पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं करता तो उसकी जो ये फैसिलिटी है वो विड्रॉ कर ली जाएगी और ये रीस्टोर तभी होगी जब वो पेमेंट कर देगा अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई रीअसेसमेंट होके मान लो 14/8/2019 को हुई, तो इसका पेमेंट कब करना है? नॉर्मली नेक्स्ट डे, एक दिन के अंदर करना है 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त हॉलीडे है तो 16 अगस्त को कर देंगे, करना चाहिए, लेकिन उसने 19 अगस्त को किया तो 3 डेज का पेनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% जो भी ड्यूटी का अमाउंट है। ओके। सेक्शन 48 प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट क्लियर्ड। अगर गुड्स क्लियर नहीं करवाया है इंपोर्टर ने तो क्या होगा? बेसिकली ये किसके पास है? कस्टोडियन के पास है। तो कस्टोडियन को परमिशन देगा कौन? प्रॉपर ऑफिसर, क्योंकि याद रखिए कंट्रोल किसका? कस्टम डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो, मैनेजर, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर। तो वो बोलेगा कि भाई तू नोटिस भेज और इसको ऑक्शन करके सेल कर दे। ओके, तो 30 डेज का नॉर्मली नोटिस होगा, लेकिन मान लीजिए कोई हाजर्डस गुड्स है या पेरिसेबल गुड्स है तो 30 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 49 जो मैंने पहले डिस्कस किया, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, बेसिकली अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इंपोर्टेंट के पास या कोई डॉक्यूमेंट का वो लिए वो वेट कर रहा है तो वो प्रॉपर ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि टेम्पररी आप मेरा गुड्स डिपॉजिट कर दो वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो इसको वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग बोलते हैं। इसके ऊपर वेयर हाउसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसको वेयर हाउस गुड्स नहीं बोलेंगे। अब एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो इंपोर्ट प्रोसीजर आपने समझ लिया, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर काफी ईजी है। उधर एंट्री इनवर्ड था, इधर क्या होगा? एंट्री आउटवर्ड। सेक्शन 39 एंट्री आउटवर्ड। तो एक्सपोर्ट गुड्स अब वो किस पे लोड होगा? वेसल के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो वो जब तक लोड नहीं होगा जब तक एंट्री आउटवर्ड ग्रांट नहीं की जाती, जब तक की नहीं जाती। ये जो है ये केवल वेसल के ऊपर एप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो मास्टर ऑफ वेसल शैल नॉट परमिट द लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड अदर देन बैगेज एंड मेल बैग्स until an order has been given by the proper officer granting entry outward to such vessel। and जैसा मैंने बोला ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? केवल वेसल के ऊपर है, एयरक्राफ्ट या वेसल के व्हीकल के ऊपर नहीं है। सेक्शन 40 एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलेस ड्यूली पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो जब तक ये ड्यूली पास नहीं होगा जब तक ये लोडिंग नहीं हो सकती। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है, यहाँ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होगा, ये पर्सन इंचार्ज को देना है, या अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ये पिछले साल अमेंडमेंट आया था, तो जो पर्सन को नोटिफाई करेगा वो भी इसको प्रेजेंट कर सकता है। सेक्शन 41A, जैसे वेसल एयरक्राफ्ट आता है तो उस समय उनको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वैसे ही जब जाता है तो पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है।
सेक्शन 42 नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर। तो जब तक ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर नहीं देगा, मान लीजिए उसने कोई क्वेश्चन पूछा पर्सन इंचार्ज को कन्वेंस को, तो उसका उसको आंसर नहीं मिल गया है, ओके, जो भी उसकी डिटेल थी वो सब दे दी गई है, या स्टोर्स के ऊपर कोई ड्यूटी पेबल है तो वो पे कर दी गई है, और मान लीजिए कोई गुड्स जिसके ऊपर एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर ड्यूटी पेबल है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसका पेमेंट हो गया, तभी वो बेसिकली परमिशन देगा। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ तो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकता इफ इट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो उस मामले में क्या होगा कि वो बोलेगा भाई माल उतार के जा, कन्वेंस पर्सन इंचार्ज को बोलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन इंचार्ज है अगर वो माल उतारने जाए तो 3 दिन डिले हो जाएगा, क्योंकि वो जो मटेरियल है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट, मान लो जो एक्सपोर्ट गुड्स है वो उसने नीचे रख दिया, मान लो ये स्टोरेज है वेसल का, तो उसने सबसे नीचे उसको रख दिया। अब यानी ये मटेरियल निकालना है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ, तो पहले सब मटेरियल अनलोड करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट मोर। तो बोलेगा सर मैं वापस लेके आऊंगा, जब वापस वेसल लेके आऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये मटेरियल अनलोड करके इसके लिए डिपॉजिट या सिक्योरिटी आप ले लो, ओके, तो ऑफिसर अलाउ कर देगा। सेक्शन 50, तो जैसे सेक्शन 46 इज रिलेटेड टू बिल ऑफ एंट्री, तो ये सेक्शन 50 इज बेसिकली रिलेटेड टू शिपिंग बिल। शिपिंग बिल कब फाइल करना है? व्हेन गुड्स इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड बाय वेसल और एयरक्राफ्ट, एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड बाय लैंड, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ओके, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अब शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल हो गया। देन सेक्शन 51 क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। तो ऑफिसर क्या करेगा? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन शॉर्ट, लियो। इसका क्या रेलिवेंस है? रिमेंबर सेक्शन 16 डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। तो अगर वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है तो लियो को ध्यान रखना है सेक्शन 16 के हिसाब से। डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51। तो जो लियो की डेट होगी, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट, उस डेट की आप ड्यूटी लोगे, सेक्शन 16 याद रखना। तो सेक्शन 51 लियो बोलता है। सेक्शन 51 ए क्या है? बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर देखा था ना जीएसटी के अंदर चैप्टर 12 के अंदर, तो वो कंसेप्ट यहां भी लेके आ गया। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि भाई आप डायरेक्टली एक एक चालान वाइज पेमेंट करो जो भी कंसाइनमेंट आया उसका। अब वो बोलते कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर बनाते हैं, आप उसमें पैसा डिपॉजिट करो, जैसे जैसे आपका जो भी पेमेंट बनता है उसके थ्रू डेबिट करके आप पे कर सकते हो। तो जो सेम कंसेप्ट हमने जीएसटी के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही उन्होंने सेक्शन 51B भी इंट्रोड्यूस किया, लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, तो ये लोग जो बेनिफिट ये सब देते हैं या जो रेमिशन ये सब होता है, पहले वो केस में पेमेंट करते थे, यानी कि जो इंपोर्टर है मान लीजिए उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट करते थे। अब वो बोलते हैं कि भाई बैंक अकाउंट की पेमेंट करने के बजाय हम क्रेडिट कर देंगे, और तेरा जब भी ड्यूटी का आगे का पेमेंट बनेगा तो उसके थ्रू तू पे कर सकता है। फिर सेक्शन 83, नाउ रिमेंबर ये हमने जो सेक्शन 15, 16 देखा था, इसमें क्या लिखा था कि दिस सेक्शन 15 एंड 16 दे आर नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। इनके ऊपर एप्लीकेबल है नहीं। तो इस मामले में फिर क्या होगा? सेक्शन 83 रेलिवेंट डेट ऑफ फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कोरियर। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कोरियर के थ्रू अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा तो रेलिवेंट डेट क्या होगी? क्योंकि सेक्शन 15 एंड 16 आर नॉट एप्लीकेबल। तो गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट और कोरियर, तो उस मामले में रेलिवेंट डेट कौन सी लेंगे? व्हेन द पोस्टल अथॉरिटी और द ऑथराइज्ड कोरियर प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ए लिस्ट कंटेनिंग द पर्टिकुलर ऑफ सच गुड्स फॉर पर्पज ऑफ असेसिंग द ड्यूटी। तो जो भी वो लिस्ट जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने रखते हैं, जिस डेट को भी रखते हैं वो डेट लेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। अगर मान लीजिए उन्होंने पहले दे दिया, वेसल जैसे आया नहीं उसके पहले दे दिया, तो जिस दिन वेसल आएगा उस दिन माना जाएगा कि उन्होंने लिस्ट दी है। ओके, इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कोरियर, तो जब भी एक्सपोर्टर डिलीवर करता है किसको? पोस्टल अथॉरिटी को या ऑथराइज कोरियर को, वो डेट होगी। तो एक्सपोर्ट के मामले में याद रखना कि एक्सपोर्टर जब देता है पोस्टल अथॉरिटी को या कोरियर एजेंसी को उस दिन, लेकिन इंपोर्ट के मामले में जब पोस्टल अथॉरिटी या कोरियर एजेंसी किसको देती है? पोस्टल प्रॉपर ऑफिसर को। तो कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोविजन रिलेटेड टू स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जैसे स्पेयर पार्ट्स ये सब जो होते हैं या स्नैक्स आइटम होते हैं। किसके स्नैक्स आइटम? पैसेंजर के लिए, क्रू मेंबर के लिए, तो उसको अपन क्या स्टोर्स बोलते हैं। तो
सेक्शन 85 प्रोवाइड फॉर वेयर हाउसिंग शिप स्टोर विदाउट असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। नॉर्मली क्या होता है कि वेयर हाउसिंग के लिए भी असेसमेंट ऑफ ड्यूटी होती है, लेकिन स्टोर्स के अंदर क्योंकि ये नॉर्मली इसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट नहीं बनता है, तो इसलिए क्या होगा कि वेयर हाउसिंग के लिए अगर वो जा रहा है इंपोर्टर डिक्लेरेशन देता है तो परमिट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर कि भाई तेरे को इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि भाई गुड्स को एसेस ही नहीं करेगा। इसके अलावा जो सेक्शन 87 है वो बोलता है कि प्रोवाइड दैट एनी इंपोर्टेड स्टोर्स ऑन बोर्ड और वेसल एयरक्राफ्ट जो रह गया है वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी चलेगा, बी कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड सच वेसल और एयरक्राफ्ट इज ए फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर ये फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट है तो ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। अगर ये सीज हो जाता है तो फिर जो स्टोर्स रह गया उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट होगा। अगर मान लीजिए ड्यूटी का पेमेंट किया गया और बाद में वो री एक्सपोर्ट हो गया, तो आपको याद है ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर मैक्सिमम कितना है सेक्शन 74 के अंदर 98%, लेकिन स्टोर्स के मामले में क्या होगा 100% होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि भाई फॉरेन गोइंग वेसल है, उसको इंडिया से सप्लाई किया गया स्टोर्स, तो उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट बनता है क्या, तो जितना बेसिकली उसकी जो एस्टिमेटेड जर्नी है उसके बेसिस पे जितना सप्लाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि उतना ही सप्लाई हुआ तो उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर कॉमर्शियली कोई क्वांटिटी सप्लाई की गई तो उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट बनेगा। अब बैगेज से रिलेटेड, तो बैगेज के मामले में क्या होगा, ओनर डिक्लेरेशन देगा। जब आप मान लीजिए यूएस से आ रहे, जर्मनी से आ रहे, तो आपको एयरक्राफ्ट के अंदर एक डिक्लेरेशन का ऐसा दिया जाएगा स्लिप, तो आपको ये सब भरना है, ठीक है, तो ये दिया जाएगा। तो सेक्शन 77 डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज। सेक्शन 78 रिमेंबर बैगेज के ऊपर भी सेक्शन 15 16 एप्लीकेबल नहीं है, तो अपन कौन सी डेट मानेंगे फॉर डेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। तो सेक्शन 78 इज बेसिकली कि जब भी ये बैगेज डिक्लेरेशन दिया गया अंडर सेक्शन 77 वो डेट मानी जाएगी। बैगेज के ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी क्या है 35% एड वलोरम प्लस SWS 10%, यानी कि 38.5% इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 79 बोलता है बोनाफाइड बैगेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, तो जो बोनाफाइड है वो एग्जम्प्ट होगा, ओके। और इसके अलावा आपको ये नोटिफिकेशन याद रखना है, नोटिफिकेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं कि अगर लैपटॉप या नोटबुक आप लेके आते हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू इट इज एग्जम्प्ट। सो दिस इज ओवर एंड अबाउट GFA, जो जनरल फ्री अलाउंस है उसके अलावा आपको ये एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप लैपटॉप या नोटबुक लेके आते हो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप लेके आ रहे हो तो आपको जनरल फ्री अलाउंस के हिसाब से ही मिलेगा, मतलब डेस्कटॉप इज सब्जेक्ट टू ड्यूटी बट ओनली द नोटबुक और लैपटॉप इज एग्जम्प्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। और ये GFA के अलावा, GFA इज व्हाट, जनरल फ्री अलाउंस। सेक्शन 80 टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। अब गलती से बेचारा एक पैसेंजर आता है, वो प्रोहिबिटेड आइटम लेके आ जाता है, और प्रोहिबिटेड आइटम का ईमानदारी से इसमें डिक्लेरेशन देता है कि भाई ये प्रोहिबिटेड है, मैं लेके आया हूँ, तो वो ईमानदारी से देता है। तो उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑफिसर को बोलेगा कि भाई तू ये रख ले, जब मैं वापस जाऊंगा तो लेके चला जाऊंगा। लेकिन अगर उसने ईमानदारी से डिक्लेरेशन दिया है तो ऑप्शन है, अदरवाइज तो सीज हो जाएगा, कॉन्फिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी और को भी ऑथराइज कर सकता है कि भाई तू लेके चलेगा। फिर बैगेज रूल्स, तो अगर पैसेंजर इज अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो यूज पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडिंग द ट्रेवल सोवेनिर्स, उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा उसको कितना ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा, जिसको हम लोग GFA बोलते हैं। इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको मिलेगा ड्यूटी फ्री अलाउंस 50,000 and tourist of foreign origin 15,000. Now this is not going to applicable in case of Annexer 1. तो Annexer 1 के अंदर जो आइटम है, जैसे मान लीजिए फायर आर्म्स है, कार्टिज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, तो एक्सीडिंग 50 इज पार्ट ऑफ Annexer 1 बट अप टू 50 इज नॉट पार्ट ऑफ Annexer 1। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन वाला काम है ये। कार्टिज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, यानी एक्सीडिंग 50 इज ओनली पार्ट ऑफ Annexer 1। अगर 50 तक है तो पार्ट ऑफ Annexer 1 नहीं है। ऐसे अल्कोहल लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, तो एक्सेस ऑफ 2 लीटर इज पार्ट ऑफ Annexer 1, यानी 2 लीटर तक है तो Annexer 1 का पार्ट नहीं है, तो उसके ऊपर आप GFA ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या लिखा, आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन इन Annexer 1, तो Annexer 1 का जो पार्ट नहीं है, यानी कि आपने 2 लीटर वाइन लेके आई, तो ये क्या है, इसमें लिखा है कि वाइन 2 लीटर से ज्यादा Annexer 1 का पार्ट है, यानी अप टू 2 लीटर इज नॉट पार्ट ऑफ Annexer 1, करेक्ट।
तो वो जीएफए के अंदर आप उसमें अलाउंसेस ले सकते हो। ओके, जीएफए का अलाउंस ये 50,000, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन के लिए 15,000 है। याद रखना, पुलिंग इज नॉट अलाउड। तो आपको प्लानिंग करनी ड्यूटी की तो अलग अलग हो, मिस्टर एंड मिसेज है तो अलग अलग कर सकते हो, लेकिन पुलिंग अलाउ नहीं कि इसका बच गया तो मैं अपने आप इसमें शामिल कर लूँ, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। एंड इफ चाइल्ड इज नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज तो उसको जीएफए नहीं मिलेगा, केवल पर्सनल इफेक्ट इज ड्यूटी फ्री। अब रूल 5, अब एनेक्सर 1 के अंदर, हाँ एनेक्सर 1 के अंदर लिखा गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी इज नॉट पार्ट ऑफ एनेक्सर 1, लेकिन गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट इज पार्ट ऑफ एनेक्सर 1। ठीक है, तो इसका मतलब आप ज्वेलरी या ऑर्नामेंट के ऊपर जीएफए का क्लेम कर सकते हो, जनरल फ्री अलाउंस ऑफ 50,000 ले सकते हो। ओके, और जो रूल 5 के अंदर ज्वेलरी अलाउंस है, that is additional that you are going to only get if passenger is residing abroad for more than 1 year। तो जेंटलमैन के मामले में ज्वेलरी अप टू ए वेट ऑफ 20 ग्राम विथ ए वैल्यू केप ऑफ ₹50,000, एंड लेडीज के मामले में 40 ग्राम विद ए वैल्यू केप ऑफ 1 लाख रुपीज। तो अभी तो आपको 20 ग्राम ला नहीं सकते क्योंकि अभी तो सोने का भाव ही शायद लगभग 50,000 रुपये, तो यू कैन ओनली गेट 10 ग्राम। तो अगर मान लो आप 20 ग्राम, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर 20 ग्राम की वैल्यू 40,000 है तो आप बोलते हो नहीं तो मैं तो 25 ग्राम तक ला सकता हूँ, नहीं, 20 ग्राम वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोनों में से एक एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 20 ग्राम या 50,000 का वैल्यू कैप। ओके, तो 20 ग्राम अभी आप नहीं ला सकते बिकॉज अभी तो गोल्ड की वैल्यू 50,000 है। तो मैक्सिमम आई थिंक यू कैन गेट 10 ग्राम और 11 ग्राम, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रेट, लेकिन 20 ग्राम तो आप नहीं ला सकते। ओके, अगर मान लीजिए गोल्ड का वैल्यू कल 15,000 हो जाए तो आप बोलोगे नहीं मैं तो अब 30 ग्राम भी ला सकता हूँ क्योंकि 50,000 है, नहीं नहीं, देन ग्राम केप इज देयर 20 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज एडिशनल एंड पैसेंजर कैन ओनली गेट इफ ही इज रिसाइडिंग फॉर मोर देन ए ईयर इन अब्रॉड। रूल 4, इफ पैसेंजर इज अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार तो जो जीएफ है वो कम हो जाएगा 15,000, और ये भी अगर बाय लैंड आ रहा है तो नहीं मिलेगा, मतलब बाय एयरक्राफ्ट आएगा तो मिल जाएगा। ओके, बाय लैंड नहीं मिलेगा। ओके, उस समय यूज पर्सनल इफेक्ट ही मिलेगा। रूल 6, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंट, आपको बिग फोर ने डेपुटेशन पे भेज दिया या सॉफ्टवेयर वाला कोई बंदा है वो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंट कर रहा है तो उसके लिए एडिशनल लिमिट दी गई है, जो ऊपर जो दी हुई है लिमिट, उसके अलावा रूल 3 और जो 4 में हमने देखी उसके अलावा ये एडिशनल लिमिट मिलेगी, और ज्वेलरी भी एडिशनल है। ठीक है, रूल 7, करेंसी, इट इज गोइंग टू बी governed in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management Regulation 2015। रूल 8, अनअकम्पनीड बैगेज, तो इसके मामले में भी जो है कि कैन आल्सो लैंड अप इनटू अप टू द 2 months बिफोर द अराइवल ऑफ द पैसेंजर। ओके, तो ये नॉर्मली नियम है, एंड जो उसके पोजीशन में है या 1 महीने के अंदर वो डिस्पैच हो गया हो, ये उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर को, तो वो आ गया उसके बाद डिस्पैच किया गया या 2 महीने पहले भी आ सकता है। क्रू बैगेज के मामले में क्रू जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या जीएफए सब मिलेगा, नहीं, हर बार तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब उनका टर्मिनेशन हो जाएगा तो मिलेगा। अदरवाइज दे आर कैन ओनली टेक 1,500 रुपीज चॉकलेट, चीज, ये सब की जो फैमिली है उनके लिए वो ला सकते हैं। फिर एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 देख लेना, याद तो नहीं कर पाओगे, और मेरे को नहीं लगता कि आईसीआई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपकी याददाश्त मेमोरी को वो टेस्ट करेगा, लेकिन भरोसा नहीं आईसीआई का, तो एनेक्सर 1 को तो एटलीस्ट याद कर लेना, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि अब आप बोलोगे सर एनेक्सर 1 में है तो क्या होगा, तो अगर एनेक्सर 1 का आइटम है तो कॉमर्शियल जो कस्टम ड्यूटी होगी वो एप्लीकेबल होगी, जो हमने शेड्यूल 1 देखा था ना चैप्टर 2 के अंदर, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी या वो जो लगता है वो ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। और इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मई 2018 का क्वेश्चन 9, तो इसमें देखिए जो एनेक्सर 1 के आइटम पे है 110% लगाया, और जो एनेक्सर 1 के आइटम नहीं है और जीएफए को जो क्रॉस कर रहा है, मतलब जनरल फ्री अलाउंस के एक्स्ट्रा आइटम आ रहे हैं उसके ऊपर 38.5% है। तो ये क्वेश्चन 9 आप जोड़ कर लेना मेरी बुक का। उसके बाद ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। ट्रांजिट के मामले में मान लीजिए जो गुड्स है वो ऑन बोर्ड ही रहता है, तो न्यूयॉर्क से एक वेसल आ रहा है, न्यूयॉर्क से एक वेसल आ रहा है, वो मुंबई आता है सबसे पहले, उसके बाद कोची जाता है, और कोची से फिर श्रीलंका जा रहा मान लो, तो उसकी इटिनरी
जो जर्नी का प्लान है उसके अंदर ये है कि भाई न्यूयॉर्क से मुंबई जाएगा, मुंबई से कोची जाएगा, कोची से श्रीलंका। तो इसमें कुछ गुड्स मुंबई के होंगे, कुछ कोची के होंगे, कुछ श्रीलंका के होंगे। तो जो मुंबई के रिलेटेड गुड्स होंगे पर्टेनिंग टू मुंबई, वो अनलोड हो जाएगा मुंबई के अंदर। जो कोची से होगा, कोची से अनलोड हो जाएगा, कोची में अनलोड हो जाएगा, और बाकी श्रीलंका में अनलोड हो जाएगा। तो ये जो गुड्स ऑन बोर्ड रहेगा इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिट गुड्स, बिकॉज कन्वेंस नहीं चेंज हो रहा, वो सेम वेसल ही आगे कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन मान लीजिए न्यूयॉर्क से ये वेसल आ रहा है, इसमें कोची के और श्रीलंका के भी गुड्स है, श्रीलंका के से रिलेटेड भी गुड्स है, तो लेकिन ये वेसल की जर्नी मुंबई में एंड हो जाती है। तो जितना भी गुड्स है जो कोची या श्रीलंका का भी है मुंबई के अलावा, तो वहां अनलोड हो जाएगा। ओके, मुंबई के अंदर वो दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कोची या श्रीलंका जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, जहां कन्वेंस चेंज होता है। जहां कन्वेंस चेंज नहीं हो रहा, गुड्स कंटिन्यू कर रहा है सेम कन्वेंस में, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट के मामले में ड्यूटी का पेमेंट नहीं बनता, ट्रांसशिपमेंट के मामले में भी नहीं होता, लेकिन ट्रांसशिपमेंट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो जैसे अगर हम डिफरेंस देखें, हम लोग पहले डिफरेंस देख लेते हैं। सेक्शन 53 इज रिलेटेड टू ट्रांजिट और सेक्शन 54 इज रिलेटेड टू ट्रांसशिपमेंट। कन्वेंस इसमें चेंज नहीं होता, इसमें अनलोड होकर दूसरे कन्वेंस में जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इसमें कंटिन्यूएशन रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि कन्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंट चेंज होगा, क्योंकि एक वेसल का डॉक्यूमेंट खत्म होगा तो दूसरे वेसल का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सुपरविजन, इसमें सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सुपरविजन की जरूरत है। मुंबई के अंदर गुड्स अनलोड हो गया, श्रीलंका जो जाने वाला था और होम कंजम्पशन के लिए चला गया ड्यूटी का पेमेंट किए बिना, ठीक है, तो इसलिए सुपरविजन चाहिए, इंडिया को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्मगलिंग हो गई ना, तो इसलिए सुपरविजन की जरूरत होती है। ये हर पोर्ट पे अलाउ होता है ट्रांजिट, लेकिन ट्रांसशिपमेंट स्पेसिफिक पोर्ट पे ही अलाउ होता है, जहां मतलब अच्छे कैमरे वेमरे लगे हुए हैं, स्टाफ है, सफिशिएंट है, तो हर पोर्ट पे इसलिए अलाउ नहीं होता। ट्रांसशिपमेंट भी इज बेसिकली विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ओनली। और अगर मान लीजिए जैसे नेपाल का कोई मटेरियल आया कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर, कलकत्ता पोर्ट के ऊपर, तो बाद में वो ट्रक के सब में जाएगा, तो उसके मामले में बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, नॉर्मली ट्रांसशिपमेंट के मामले में बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट सबमिट करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट जो नेपाल है उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट की ट्रीटी है, तो दे आर गोइंग टू डिक्लेयर फाइल डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसशिपमेंट रादर देन बिल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ओके, ड्यूटी का पेमेंट होगा नहीं, और ड्यूटी का पेमेंट मान लीजिए जैसे कोची का है, तो कुछ गुड्स कोची के लिए आए हैं, तो कोची की ट्रांसशिपमेंट हुआ तो मुंबई के अंदर ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। जो कोची के अंदर, जैसे मुंबई के अंदर एंटर होता है गुड्स, तो इंपोर्टर लेके जाता है तो वो ड्यूटी का पेमेंट करता है। तो मान लो कोई इंपोर्टर कोची के अंदर क्लियर करवाएगा, तो कोची के अंदर उसको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, ट्रांसशिपमेंट के मामले में मुंबई के अंदर नहीं। ओके, तो दीज आर ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट प्रोविजन। देन देयर इज ए वन केस लो वेरी गुड, कस्टम वर्सेस सीजी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने सेक्शन 48 में देखा था कि भाई 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं करवाएगा तो वो क्या होगा, ऑक्शन करके सेल कर देगा। तो ये जो केस लो है ये बोलता है कि भाई जो सेक्शन 48 में टाइम लिमिट है 30 डेज की, इसको क्या हम सेक्शन 46 के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, और सेक्शन 46 जो बिल ऑफ एंट्री का है, हम मान सकते हैं कि बिल ऑफ एंट्री भी 30 डेज के अंदर फाइल होनी चाहिए। नहीं, उसमें कहीं भी किसी का रेफरेंस नहीं हो। सेक्शन 46 कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करता फॉर फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। तो ये कोर्ट ने बोला कि भाई इसको हम लोग सेक्शन 46 के साथ लिंक नहीं कर सकते कि भाई बिल ऑफ एंट्री 30 डेज में फाइल होनी चाहिए। ओके, तो ये केस लो एक ही है, काफ़ी है इतना ही, और बाकी केस लो क्वेश्चन एंड आंसर में दिए हुए हैं। तो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।